जस्ट ब्रैकेट की सीरीज सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 का पार्ट 4 और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 काइंड्स ऑफ लीव ड्यू एंड एडमिसिबल। सबसे पहले आ जाते हैं अर्न लीव पे उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो कि वेकेशन डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि वेकेशन डिपार्टमेंट को कितनी अर्न लीव मिलती है ये हम अगले रूल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव अकाउंट में ईएल जो है वो कब कब क्रेडिट होती है, तो पर ईयर 2 इंस्टॉलमेंट्स में ईएल जो है वो लीव अकाउंट में क्रेडिट होती है। कौन सी इंस्टॉलमेंट्स? 1 जनवरी और 1 जुलाई। कितनी ईएल? 15 ईएल एंड बोथ दीज ईएल्स आर क्रेडिटेड इन एडवांस, यानी 1 जनवरी होते ही 15 ईएल जो है वो प्लस हो जाएंगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव अकाउंट में, और फिर नेक्स्ट जुलाई के अंदर फिर से 15 ईएल्स क्रेडिट होंगी, जुलाई से दिसंबर तक की लीव्स। यानी फर्स्ट थिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईएल्स आर क्रेडिटेड इन एडवांस। अब ईएल क्रेडिट होने का दूसरा तरीका है ज्वाइनिंग टाइम। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जब ट्रांसफर होता है इन पब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम ए सिटी टू बी सिटी, देन अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज सिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू सम ज्वाइनिंग टाइम विच इज मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। अगर किसी रीजन से गवर्नमेंट सर्वेंट ये 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम जो उसको मिला है, अगर 15 दिन का मिला है, 12 दिन का भी मिल सकता है, हम मैक्सिमम की बात करें, सपोज 15 डेज का ज्वाइनिंग टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट को मिला है ए से बी पे ज्वाइन करने के लिए, और किसी रीजन से वो 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम जो है वो अवेल नहीं करता है। कौन से 2 रीजन की वजह से? पहला रीजन, ही वॉज ऑर्डर्ड, उसको ऑर्डर किया गया कि आप 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम नहीं अवेल करेंगे, आप 2 दिन के अंदर पहुंचिए वहां पे, ठीक है। तो इन दैट केस उसके 13 डेज बच गए, क्योंकि 2 दिन उसने अवेल कर लिया और 13 डेज लेफ्ट हो गए, तो ही वॉज ऑर्डर्ड फॉर दिस। एंड सेकेंड थिंग, वो अपनी फैमिली को स्टेशन ए पर ही छोड़कर अकेला प्रोसीड करता है वहां पर पॉइंट बी पर, और बाद में फैमिली को लेने वापस आता है, यानी ही टू ज्वाइन अर्ली एट द पोस्ट, जहां पर भी उसका ट्रांसफर हुआ है वहां पे अर्ली ज्वाइन करने के लिए वो अपनी फैमिली यहीं पर छोड़ के अकेला जाके ज्वाइन कर लेता है, और बाद में विद इन अ परमिसिबल टाइम लिमिट वो जाके वापस अपनी फैमिली को बाद में लेकर आता है। तो इन दिस केस सपोज उसने 15 डेज में से 4 दिन अवेल कर लिया खुद आने में, तो 11 दिन तब भी बचे। यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रोसीड्स अलोन, अकेले उसने प्रोसीड किया, 4 दिन के बाद फटाफट से उसने जाके ज्वाइन कर लिया एंड देन वापस आता है अपनी फैमिली को लेने के लिए, तो इन दैट केस ऑल्सो उसके पास 11 दिन बचे। तो ये जो बैलेंस बचा उसके पास ज्वाइनिंग टाइम का, वो बैलेंस भी एज अ ईएल क्रेडिट हो जाता है उसके लीव अकाउंट के अंदर। बस यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर अर्न लीव उसके पास पहले से ही थी और उसके बाद ज्वाइनिंग टाइम भी मिल गया, तो दोनों मिला के जो उसके पास पहले से थी और ज्वाइनिंग टाइम के लिए जो उसको 11 या फिर 13 ईएल और क्रेडिट होनी है उसके अर्न लीव अकाउंट में, तो वो दोनों मिला के 300 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा भी जब ईएल क्रेडिट होती है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव अकाउंट में, एक लीव अकाउंट बनाई देते हैं यहाँ पे, तो जब ईएल क्रेडिट होती है, चाहे वो ज्वाइनिंग टाइम की वजह से क्रेडिट हो रही है या फिर वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में एवरी ईयर जनवरी और जुलाई के अंदर क्रेडिट हो रही है, इन एनी केस वो 300 से ऊपर नहीं जाएगी। बट यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन बताई है कि अगर सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की ईएल पिछले मंथ में, दिसंबर के मंथ में 290 है, अब 1 जनवरी को 15 ईएल्स क्रेडिट हो रही है, तो 290 प्लस 15 करेंगे तो ऑफकोर्स वो 300 प्लस ही जाएगा, 305 हो जाएगा, है ना। तो इस 305 को इस तरीके से लिखना है 300 प्लस 5, यानी 300 के अलावा जो एक्सीड हुई है ईएल, 300 से ऊपर हुई है, उसको अलग से लिखना है, और नेक्स्ट टाइम जब वो छुट्टी लेगा गवर्नमेंट सर्वेंट और ईएल अप्लाई करेगा, तो ये वाली 5 पहले एडजस्ट होंगी एंड देन ये 300 के अंदर से वो अप्लाई कर पाएगा। अब इसको यहाँ से रीड करके मार्क भी कर सकते हो, द लीव एड क्रेडिट एट द क्लोज ऑफ प्रीवियस हाफ ईयर शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि ये कैरी फॉरवर्ड भी होती है, 290 जो है वो लैप्स नहीं होगी, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड, और 300 दिन तक वो क्रेडिट हो सकती है। इसके अलावा ये जो +5 वाली चीज मैंने बताई है उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो और मार्क भी कर सकते हो।
this. It will be kept separately and first adjusted against the earned leave that the government servant takes during that half year. That means it will be kept separately. ये हमने इसको separate रखा है और it will be first adjusted जब ये government servant 1 जनवरी से लेके नेक्स्ट हाफ ईयर तक यानी 30 जून तक इन 5 ईयर को पहले एग्जॉस्ट करेगा और उसके बाद फिर ये वाली ईएल जो है वो आगे क्रेडिट होंगी। यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ, सपोज इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने ये 5 ईएल ली ही नहीं इस हाफ ईयर के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम जब वो फॉरवर्ड होंगी 300 + 5 कैरी फॉरवर्ड हो गई, दिस इज कैरी फॉरवर्डेड ईएल्स है ना। अब 1 जुलाई को फिर से 15 क्रेडिट होनी है, तो अब इसको हम 300 + 20 नहीं लिखेंगे, 300 के बाद +15 ही रहता है हमेशा। तो दैट मीन्स इसकी ये वाली जो 5 ईएल है अगर उन्होंने हाफ ईयर के अंदर नहीं ली किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, तो ये 5 ईएल जो है वो ये वाली लैप्स कर जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्रेडिट होने के लिए यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट रूल को देखते हैं। सपोज दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। हमने इसी लीव रूल्स के पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के ऊपर ये जो लीव रूल्स है वो अप्लाई नहीं होते। तो भाई जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उसका कोई लीव अकाउंट इस तरीके का ईएल अकाउंट तो नहीं होगा और उसको ईएल जो है वो एडमिसिबल भी नहीं होंगी। बट अगर इसी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को सपोज 3-4 साल के बाद इनको विदाउट इंटरप्शन इन सर्विस परमानेंटली अपॉइंट कर दिया जाता है, परमानेंट चाहे क्वासी परमानेंट, परमानेंट और क्वासी परमानेंट, तो इन दैट केस अब ये परमानेंट एम्प्लॉय या फिर क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय हो गया है, तो अब इसका लीव अकाउंट भी बनेगा उसी तरीके से जिन परमानेंट एम्प्लॉयज का बनता है। अब इनके लीव अकाउंट के अंदर सपोज कॉन्ट्रेक्चुअल से परमानेंट तक आने पर इन्होंने इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने 3 ईयर्स की कंटिन्यूअस सर्विस की थी, अनइंटरप्टेड सर्विस होनी चाहिए, बस यहाँ पर ये कंडीशन है। इसको यहाँ से पढ़ सकते हो और मार्क भी कर सकते हो, अपॉइंटेड विदाउट इंटरप्शन ऑफ सर्विस। तो इंटरप्शन नहीं है और 3 ईयर्स का सपोज उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो सर्विस दी है, तो 3 साल के अकॉर्डिंग 90 ईयर्स बन जाती है। तो इसका जो लीव अकाउंट होगा वो स्टार्टिंग में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा 90 ईएल से, प्लस नहीं माइनस, उसके अंदर से वो ईएल्स डिडक्ट कर देंगे जितनी ईएल अगर इसने अपने पिछले टर्म के अंदर ली होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब सपोज यही गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि परमानेंट हो चुका है इस पोस्ट पर, ये मीनवाइल ईओएल लेता है। मीनवाइल मतलब जब तक इसका लीव अकाउंट जो है वो रिकास्ट नहीं किया गया, उसके अंदर क्रेडिट नहीं की गई है अभी इसकी पिछली सर्विस के हिसाब से ये ईएल, उसके बीच में अगर ये ईओएल ले लेता है, इन दैट केस उसकी ईओएल को ईएल में कन्वर्ट किया जा सकता है अंडर रूल 10। रूल 10 हमने पढ़ा था कि एक लीव को दूसरी लीव के अंदर कम्यूट किया जा सकता है ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। बट उसको कम्यूट कराने के लिए कुछ प्रोविजंस भी दिए गए थे इस रूल के अंदर, जिसमें से एक प्रोविजन ये था कि आफ्टर रिटर्निंग टू ड्यूटी आफ्टर अवेलिंग ईएल या फिर कोई सी भी लीव, यानी ज्वाइनिंग डेट के बाद से विद इन 30 डेज ये रिक्वेस्ट देनी होती है। तो सिमिलर प्रोविजन से इस गवर्नमेंट सर्वेंट की भी ईओएल को ईएल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है जब उसका लीव अकाउंट जो है वो रिकास्ट हो जाएगा। सपोज उसको 90 ईएल क्रेडिट होनी थी, मीनवाइल इसने 10 दिन की ईओएल ले ली, तो जब उसका लीव अकाउंट रिकास्ट होगा तो उसमें 90 ईएल के बदले उसमें से 10 इन ईओएल को कम्यूट कर देंगे ईएल में और उसको यहाँ पे 10 डिडक्ट करके उसका लीव अकाउंट 80 ईएल दिखा देंगे। दिस इज दिस रूल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट ए सर्विस से बी सर्विस में जाता है ऑन डेप्यूटेशन एंड दिस बी सर्विस इज अ फॉरेन सर्विस फॉर हिम, तो इन दैट केस ऑल्सो जो भी पीरियड वो इस सर्विस के ऊपर स्पेंड करेगा उसको भी हम ड्यूटी पे काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। दैट मीन्स उस सर्विस में दिया हुआ जो ड्यूटी का पीरियड होगा उसके अंदर भी ईएल उसकी उसी तरीके से क्रेडिट होगी, यानी वो इन्हीं रूल से गवर्न रहेगा उस टाइम पर भी। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम ईएल कितनी ग्रांट हो सकती है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो वो है 180 डेज एट अ टाइम। इसको यहाँ पे मार्क भी कर लेना कि ये एट अ टाइम की बात कर रहे हैं कि वन टाइम में एक बंदे को कितनी ईयर सैंक्शन हो जाएंगी मैक्सिमम, तो वो है 180 डेज। और इसका सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस है रूल नंबर 7 और 39। रूल 7 के अंदर था राइट टू लीव कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, एंड रूल 39 हम बाद में पढ़ेंगे जिसके अंदर लीव इनकैशमेंट दिया हुआ है। अब नेक्स्ट रूल के अंदर एक एक्सेप्शन है। सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट क्लास 1 या क्लास 2 सर्विस से बिलोंग करता है,
यहाँ पे मैं बता दूं कि क्लास 1 और क्लास 2 को अब ग्रुप ए और बी बोलने लगे हैं, पहले इस तरीके से था क्लास 1 और क्लास 2। नाउ दिस गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन सैंक्शनड मोर देन 180 डेज ईएल। अभी पीछे हमने पढ़ा भाई 180 डेज से ज्यादा की एक बार में तो ईएल नहीं दे सकते। बट अगर इस गवर्नमेंट सर्वेंट का फॉरेन टूर का प्रोग्राम बन जाता है तो ऑफकोर्स उसको 180 डेज जो है वो कम पड़ेंगे, यानी 6 मंथ्स जो है वो उसको कम पड़ेंगे घूमने के लिए। तो वो अगर चाहे तो मैक्सिमम 300 डेज तक की भी उसकी ईएल को सैंक्शन किया जा सकता है, बट उसके लिए कंडीशन है। और कंडीशन यहाँ पर ये है कि 180 डेज से प्लस में जितनी भी लीव उसकी होंगी सैंक्शन, सपोज उसको 250 ईएल सैंक्शन की जाती है, तो भाई ये जो 70 है एक्स्ट्रा, जो 180 की लिमिट थी वन टाइम में ईएल ग्रांट करने की, बट उसको वन टाइम में 250 ईएल ग्रांट की गई है। तो कंडीशन ये है कि जितनी भी 180 से एक्सीड ईएल ग्रांट होंगी वो ईएल्स उसको इंडिया और इन कंट्रीज के आउटसाइड पीरियड स्पेंड करना होगा। यानी 180 डेज का पीरियड जो है वो विद इन इंडिया काउंट हो जाएगा, और ये जो एक्सीडिंग है जितना भी 180 से एक्सीडिंग है वो पीरियड भी आउटसाइड इंडिया एंड आउटसाइड दीज कंट्रीज होना चाहिए। यही कंडीशन यहाँ पर भी लिखी हुई है कि इंडिया के लिए 180 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए कोई भी लिमिट। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 27, कैलकुलेशन ऑफ अर्न लीव। हमने पहले पढ़ा था कि जो अर्न लीव है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर क्रेडिट होगी, 1 जनवरी और 1 जुलाई। अब यहाँ पर हम मंथली क्रेडिट देख रहे हैं कि मंथली कितना हिस्से में आता है। भाई जब 6 महीने के लिए 15 ईएल क्रेडिट हो रही है तो क्लियरली 1 मंथ के लिए 2.5 ईएल मिल रही है। तो अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है ये आगे बताया है। फर्स्ट पॉइंट इसका देखो, सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन कर रहा है या कोई दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने वाला है। 27 मार्च को कोई पर्सन रिजाइन कर रहा है और कोई दूसरा पर्सन 31 मार्च को रिटायर करेगा। भाई जो रिटायर करता है वो तो मंथ एंड में रिटायर करता है ना। तो अब इनकी ईएल जो है वो कैसे क्रेडिट होगी, जिस बंदे ने रिजाइन करना है उस बंदे ने अपने रेजिग्नेशन से पहले पहले कितने मंथ कंप्लीटेड किए हैं इस पर्टिकुलर हाफ ईयर में। देखो मार्च जो है वो कौन से हाफ ईयर में आता है, वो जनवरी टू जून वाले हाफ ईयर के अंदर आ रहा है। तो इस हाफ ईयर में इस रेजिग्नेशन वाले बंदे ने कितने कंप्लीट मंथ किए हैं, दैट इज जनवरी एंड फेब्रवरी। तो इन दोनों के अंदर 2.5 ईएल इसको क्रेडिट होंगी। तो यानी जो पर्सन रिजाइन कर रहा है 27 मार्च को, उसकी रेजिग्नेशन की डेट से पहले वाले जितने भी कंप्लीटेड मंथ्स होंगे उनके लिए 2.5 ईएल पर मंथ के हिसाब से उसको एंटाइटलमेंट होगा, यानी इस पर्सन को मिलेंगी 5 ईएल। अब दूसरा पर्सन जो कि रिटायर कर रहा है 31 मार्च को, तो भाई 31 मार्च पे तो उसने ये वाला मंथ भी कंप्लीट कर लिया। तो इनके केस में तीनों मंथ्स काउंट होंगे, जनवरी, फेब्रवरी और क्योंकि मार्च भी कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से अगर हम 2.5 ईएल एवरी मंथ लगाएं तो ये हो जाते हैं 7.5 ईएल, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8 ईएल आ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने एक कंडीशन और बताई है। सपोज 2 गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की पेनल्टी मिली है और दूसरा है रिमूवल फ्रॉम सर्विस। इसका डिसमिसल हुआ है 15 मार्च को और इसका डिसमिसल हुआ है 31 मार्च को। इन दोनों ही केसेस के अंदर एज पर रूल जिस भी दिन डिसमिसल या फिर जिस भी दिन रिमूवल फ्रॉम सर्विस हुआ होगा उससे 1 मंथ पहले, जो कि है इस केस में फेब्रवरी, उस 1 मंथ पहले तक की जितनी ईएल उनकी 2.5 ईएल पर मंथ के हिसाब से बनती है उतनी ईएल इनके पास क्रेडिट होगी। तो यानी इन बोथ दीज केसेस 5 ईएल ही क्रेडिट होंगी। अब देखो ये जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस वाला बंदा है, इसकी तो 31 मार्च को रिमूवल फ्रॉम सर्विस हुआ है तो मार्च इसने कंप्लीट कर लिया। अगर तो रिटायरमेंट वाला केस होता तब तो इनका मार्च जो है वो काउंट होता, बट क्योंकि ये रिमूवल फ्रॉम सर्विस का केस है तो इसके अंदर इसका मार्च का मंथ जो है वो काउंट नहीं होगा और इससे सिर्फ प्रीसीडिंग मंथ तक ही काउंट होगा ईएल के लिए। इसके बाद अब एक लास्ट केस इन्होंने और दिया है जिसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो रही है। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ होती है, अगेन हम यही वाली डेट्स ले लेते हैं, 15 मार्च को किसी की डेथ होती है और किसी की डेथ 31 मार्च को होती है। तो डेथ के केसेस के अंदर वो वाला मंथ अगर कंप्लीट हो गया है तो वो भी काउंट होगा फिर, ठीक है। अप टू द डेट ऑफ डेथ माना जाता है, नॉट प्रीसीडिंग मंथ ऑफ द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो यानी 15 मार्च को किसी की डेथ हो रही है तो ऑफकोर्स सिर्फ जनवरी और फेब्रवरी काउंट होगा,
बट अगर 31 मार्च को डेथ हो रही है तो जनवरी, फरवरी और मार्च भी काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज जनवरी टू जून का जो हाफ ईयर है उसके बीच में एक गवर्नमेंट सर्वेंट ईओएल अवेल करता है 30 डेज की, और मीनवाइल उसका डाइज नोन भी हो जाता है इसी हाफ ईयर के अंदर, सपोज 7 डेज का। तो ये टोटल पीरियड कितना हो गया? 37 डेज। ये जो रूल है ये कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ईओएल अवेल कर रहा है या फिर कोई डाइज नोन हो रहा है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो इन दैट केस जो इसका नेक्स्ट हाफ ईयर होगा जुलाई टू दिसंबर वाला, उस हाफ ईयर में इसको कितनी ईएल क्रेडिट होनी थी? 15 ईएल क्रेडिट होनी थी। बट क्योंकि प्रीसीडिंग हाफ ईयर में 37 डेज का ईओएल और डाइज नोन इसका टोटल है, तो इन दैट केस इसको 10 से डिवाइड करेंगे, या आता है 3.7। फोर्थ पॉइंट पहले देख लो कि फ्रैक्शन ऑफ द डे शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डे, इसको राउंड ऑफ करेंगे जो कि हो जाएगा 4, और इतनी ईएल इसकी नेक्स्ट क्रेडिटेड ईएल में से डिडक्ट होंगी, यानी कि जुलाई टू दिसंबर के अंदर इसको 15 ईएल ना क्रेडिट होके सिर्फ 11 ईएल ही क्रेडिट होंगी। अब इसी एग्जाम्पल में अगर सपोज ये 32 डेज बन रहे होते टोटल, तो हम जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 3.2, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तब 3 आएगा, तो इस केस में 4 की जगह 3 ईएल डिडक्ट होती। बट इन एनी केस इसमें से कितनी ईएल डिडक्ट हो सकती है भाई? जब 15 क्रेडिट होनी है तो 15 डिडक्ट हो सकती है ना मैक्सिमम। पिछली जो भी कैरी फॉरवर्ड होंगी उसके अंदर से कुछ नहीं किया जाएगा, जितनी ईएल क्रेडिट होनी है सिर्फ उसी में से डिडक्शन होता है। तो दैट मीन्स इस रूल के अंदर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या फिर डाइज नॉन से टोटल 150 डेज का पीरियड ऑफ एब्सेंस बनता है, तो उसके हिसाब से 15 ईएल आती है। 10 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा ना। अब 150 से अगर सपोज ज्यादा डेज भी होते हैं, देखो 150 डेज कितने मंथ्स में बनते हैं? 5 मंथ्स में, बट हाफ ईयर में तो 6 मंथ्स होते हैं। तो अगर ये 150 की जगह सपोज 165 डेज की एब्सेंस होती है इसकी ईओएल और डाइज नोन मिला के, तो इन दैट केस 16.5 आ जाएगा। तो हम इसको 16.5 डिडक्ट ना करके मैक्सिमम 15 ईएल ही डिडक्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम पढ़ ही चुके हैं कि इसको कैसे हमें राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है अर्न लीव फॉर पर्सन सर्विंग इन वेकेशन डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट वेकेशन डिपार्टमेंट में सर्व करते हैं उनके केस में भी जो ईएल है वो 2 ही इंस्टॉलमेंट्स के अंदर क्रेडिट होती है। सेम है 1 जनवरी और 1 जुलाई, बट इन दीज केसेस 15 की जगह 5-5 ईएल क्रेडिट होती है इनको फॉर एवरी हाफ ईयर। बी पॉइंट है, हम किसी वेकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज टीचिंग डिपार्टमेंट इज अ वेकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि वहां पर समर विंटर वेकेशंस वगैरह होती हैं। तो हम अगर टोटल लगाएं, एज्यूम कर लेते हैं कि 1 ईयर में टीचर्स को 60 वेकेशंस मिलती हैं, बट इन दैट 1 ईयर इन 60 में से किसी एक टीचर की 20 डेज के लिए ड्यूटी लगा दी गई या उनको 20 डेज के लिए स्कूल बुलाया गया। तो इन 20 डेज जो वेकेशन में कोई टीचर अगर स्कूल आई है तो इन 20 डेज के लिए उसको ईएल जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगी। ये 5-5 ईएल जो क्रेडिट हो रही थी 1 जनवरी और 1 जुलाई को, इनके अलावा वेकेशन में अगर ड्यूटी लगती है तो एक्स्ट्रा ईएल अर्न होती है। अब ये एक्स्ट्रा ईएल जो है इस रूल के अकॉर्डिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ 20 डेज अर्न होगी। एंड हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? टोटल वेकेशन कितनी थी पूरे साल में? 60, और 60 में से उन्होंने कितनी वेकेशन पे काम किया है? उन्होंने 20 वेकेशन पर ड्यूटी परफॉर्म किया है। इसको 20 के प्रोपोर्शन से निकालेंगे तो आएगा ये 20/3 विच मीन्स 6.66, और इसको हम क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 7, यानी कि जिस टीचर ने 60 में से 20 डेज ड्यूटी की है वो 7 ईएल अर्न कर लेंगी इन 10 के अलावा। और इसको 20 के प्रोपोर्शन में भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि पहले ही 10 ईएल वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब 10 तो वैसे मिलेगी ही मिलेगी, एक्स्ट्रा करोगे तो वो 20 के प्रोपोर्शन से मिलेगी। क्योंकि नॉर्मली जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर ईएल क्रेडिट होती है वो 1 ईयर के लिए टोटल 30 होती है ना, और 30 में से 10 यहाँ पर मिल गई, तो इसलिए बाकी के बचे हुए प्रोपोर्शन जो है वो वेकेशन के अंदर ड्यूटी करने के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वेकेशन कोई अवेल ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये पूरे 60 डेज पर वेकेशन ना अवेल करके पूरे 60 डेज उन्होंने ड्यूटी करी है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, तो इन दैट केस उनको उतनी ही मैक्सिमम ईएल मिलेगी जितनी मैक्सिमम ईएल हम पीछे रूल 26 में पढ़ चुके हैं, जहां पर थी कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 ईएल जो क्रेडिट होती है। दैट मीन्स उसको पूरी 30 ईएल मिलेगी पूरे साल की, जिसने एक भी वेकेशन नहीं ली है।
अब नेक्स्ट उन्होंने इसके अंदर ईयर टर्म को एक्सप्लेन किया है। कैलेंडर ईयर को तो सब समझते हैं, जो कि जनवरी टू दिसंबर होता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ वेकेशंस एंड फॉर द पर्पस ऑफ ईएल क्रेडिटेड ऑन अकाउंट ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटी ड्यूरिंग वेकेशंस। तो सपोज किसी टीचर ने अप्रैल टू मार्च किसी स्कूल में सेशन अटेंड किया है, तो इनका जो सेशन है यानी इनका जो ईयर है वो यही वाला कैलकुलेट किया जाएगा, अप्रैल टू मार्च वाला, ना कि कैलेंडर ईयर। इस अप्रैल टू मार्च के बीच में अगर 60 डेज की वेकेशन पड़ती है, तो यहाँ पर इस ईयर की बात कर रहे हैं, अप्रैल टू मार्च वाले ईयर की, जो कि पीरियड ऑफ एक्चुअल ड्यूटी है, 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी। अगर टीचर ने अप्रैल टू मार्च किया है तो एक्चुअल ड्यूटी में उसका जनवरी फरवरी तो नहीं आएगा ना, इस अप्रैल से पहले वाला। सपोज अप्रैल 23 है तो मार्च 24 होगा, तो जनवरी 23 और फरवरी 23 जो कि कैलेंडर ईयर में अदरवाइज आता है, बट पीरियड ऑफ एक्चुअल ड्यूटी में नहीं आएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ एक्चुअल ड्यूटी परफॉर्म्ड इज फ्रॉम अप्रैल 23 टू मार्च 24। अब नेक्स्ट है नोट 1, जिसके अंदर की ये कहा गया है, देखो पीछे हमने बात करी थी कि 60 डेज में से किसी टीचर ने 20 डेज ड्यूटी की है, तो इन 20 डेज ड्यूटी करने के लिए उनको 7 EL क्रेडिट कर दी गई, ठीक है, क्योंकि 60 डेज की वेकेशन थी। तो इन टीचर की जो 20 डेज की वेकेशन वाली ड्यूटी है वो सिर्फ तभी काउंट होगी अगर इनको स्पेशल या फिर किसी जनरल ऑर्डर से कहा गया है वहां पर ड्यूटी करने के लिए। अगर बिना किसी जनरल ऑर्डर या बिना किसी स्पेशल ऑर्डर के उन्होंने अपनी वेकेशन फॉरगो की है, कि बिना बात के उन्होंने 20 दिन की ड्यूटी की है विदाउट एनी ऑर्डर्स, विदाउट एनी रिटर्न ऑर्डर्स, तो वो 20 डेज जो है वो इनके EL क्रेडिट होने के लिए काउंट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में एक कंडीशन है, एक और सिचुएशन है, जिसमें कि 60 डेज में से अगर सपोज किसी गवर्नमेंट टीचर की 46 डेज की ड्यूटी लग जाती है, तो उनकी वेकेशन कितने दिन की बची? वेकेशन बची ओनली 14 डेज की। दैट मीन्स उसको 15 डेज से ज्यादा की वेकेशन एंजॉय नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है। 14 इज लेस देन 15, तो 15 डेज से ज्यादा की वेकेशन उसको एंजॉय करने नहीं मिली है, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड कि उसने कोई भी वेकेशन अवेल नहीं करी है, और पूरी 60 डेज के अकॉर्डिंग उनको छुट्टियां जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। नेक्स्ट है नोट 2, जिसके अंदर ये बताया है, देखो, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन वेकेशन डिपार्टमेंट प्रोसीड्स ऑन लीव। सपोज हम इसी टीचर की बात कर रहे हैं जो कि अप्रैल टू मार्च के सेशन के अंदर किसी स्कूल में आई है, या फिर वो ड्यूटी कर रही है अप्रैल टू मार्च में, एंड बीच में वेकेशन पड़ी एंड देन शी प्रोसीडेड ऑन लीव। सपोज जून में वेकेशन पड़ी थी 30 डेज की, एंड देन शी प्रोसीडेड ऑन लीव इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो अब इनके केस में जो वेकेशन पे ड्यूटी करने वाली EL क्रेडिट होंगी, उसके लिए कौन सा ईयर देखा जाएगा या उसके लिए कौन सा पीरियड देखा जाएगा, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो अब इस टीचर ने लीव पे जाने से पहले 3 महीने स्कूल अटेंड किया है अपने सेशन में, जो उसका सेशन चल रहा था अप्रैल टू मार्च का, तो अप्रैल, मई और जून, जिसमें से उन्होंने जून में ड्यूटी करके कुछ EL अपनी अर्न कर ली है, EL अर्नड। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो ये EL अर्न हुई है वो इस अप्रैल टू मार्च में जो वेकेशन आएंगी उसी के बेसिस पर अर्न होगी, ना कि इस लीव से पहले का 1 साल देखा जाएगा EL कितनी अर्न होगी उसको देखने के लिए। नाउ सेकेंड पॉइंट है कि वेकेशन लीव के कॉम्बिनेशन में भी ली जा सकती है, बट यहाँ पर अगेन एक कंडीशन है, और वो अर्न लीव को लेके है, यानी कि वेकेशन के साथ अगर कोई CCL कंबाइन करना चाहे या कोई मैटरनिटी लीव कंबाइन करना चाहे तो वो सब कंबाइन हो जाएगी, बट अगर कोई EL कंबाइन करता है वेकेशन के साथ, तो इन दैट केस हमने रूल 26 में पढ़ा है कि वन टाइम के अंदर एट अ टाइम 180 EL ही सैंक्शन हो सकती है, या 180 EL की ही परमिशन मिल सकती है। तो इस केस में वेकेशन प्लस EL टोटल मिला के 180 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता है। शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ अर्न लीव ड्यू, ऑफ कोर्स जितनी अर्न लीव उसके पास है उतनी लेगा, एंड एडमिसिबल एट वन टाइम। वन टाइम में कितनी एडमिसिबल अंडर रूल 26, अभी हमने पढ़ा था कि 180 है वन टाइम में एडमिसिबल, तो इन दिस केस चाहे वो कंटिन्यूएशन में ले चाहे वो कॉम्बिनेशन में ले, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉइंट है जो कॉमन है वेकेशन और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट दोनों के लिए, कि मैक्सिमम लिमिट जो क्रेडिट होने की है EL वो है 300 डेज, एंड देन जैसे नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रही थी ELs, सिमिलरली यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी नेक्स्ट हाफ ईयर में।
देन वन मोर थिंग, कि जो ज्वाइनिंग टाइम है वो ज्वाइनिंग टाइम भी ईएल की तरह क्रेडिट हो रहा था, हमने पढ़ा है पीछे रूल 26 के अंदर ही। तो सिमिलरली इस डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर कोई ज्वाइनिंग टाइम अनअवेल कर रहा है, यानी टोटल ज्वाइनिंग टाइम 15 एडमिसिबल था, बट 15 में से वो 10 ही अवेल कर पाया बिकॉज ऑफ ऑर्डर, उनको जल्दी बुला लिया गया, तो ये 5 दिन का जो ज्वाइनिंग टाइम अनअवेल्ड है ये इस केस के अंदर भी ऐड हो जाएगा उनकी ईएल में। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ लीव इज हाफ पे लीव। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव अकाउंट में जिस तरह से ईएल 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट होती है 15-15, उसी तरीके से एचपीएल भी हर जनवरी में 10 और हर जुलाई पे 10 क्रेडिट होती है फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पर मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात तो दोनों एडवांस में क्रेडिट होती है। दूसरी बात, एचपीएल की बात करें तो 10 डेज, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई ऑफ एवरी ईयर, इतनी इसमें काम की बात थी। अब देखो ये जो एचपीएल है या ईएल है, क्योंकि 6 महीने के लिए क्रेडिट हो रही है, तो पर मंथ अगर हम इन दोनों के लिए निकालें, ईएल का हमने पढ़ा था पर मंथ 15/6 करेंगे तो पर मंथ आ गया था हमारे पास 2.5 ईएल्स। सिमिलरली जब हम 10/6 करेंगे तो हमारे पास आता है कि पर कैलेंडर मंथ में के लिए 5/3 एचपीएल मिलती है। ठीक है, सिमिलरली ईएल की तरह अगर किसी का डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ रेजिग्नेशन किसी भी कैलेंडर मंथ के अंदर है, तो जब लिया था कि सपोज किसी ने 15 मार्च को रिजाइन कर दिया है और किसी की 31 मार्च पे रिटायरमेंट है, तो अप टू द डेट ऑफ रेजिग्नेशन एंड अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट लिया जाता है कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। अब क्योंकि इसका रेजिग्नेशन मिड ऑफ द मंथ में है, दिस इज नॉट अ कंप्लीटेड मंथ, तो फेब्रवरी तक के लिए, यानी 2 मंथ्स हुए जनवरी और फेब्रवरी उस हाफ ईयर के अंदर, तो जनवरी और फेब्रवरी के लिए 5/3 इंटू 2, दैट मीन्स 10/3, जिसको कि करेंगे तो 3.3 बनता है, और इसको हम करेंगे राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करेंगे तो 3 एचपीएल बनती है इसकी। सिमिलरली अगर कोई बंदा रिटायर हुआ है बट वो मार्च का मंथ कंप्लीट कर रिटायर हुआ है, तो इन दिस केस मार्च का मंथ भी काउंट होगा एंड हिज एचपीएल एंड क्रेडिट विल बी काउंटेड एज 5/3 इंटू 3 मंथ्स, क्योंकि जनवरी फेब्रवरी एंड मार्च 3 महीने हो गए, तो 3 मंथ्स इनको मिलेगी 5 एचपीएल। इसके बाद आ जाते हैं रिमूवल और डिसमिसल के लिए। रिमूवल चाहे जब मर्जी हुआ हो, डिसमिसल चाहे जिस भी महीने में हुआ हो, उससे प्रीसीडिंग मंथ तक कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर काउंट किए जाते हैं। सपोज किसी का रिमूवल हुआ है 15 अप्रैल को, तो इससे पहले का ही काउंट होगा। चाहे किसी का 30 अप्रैल को ही रिमूवल या डिसमिसल हुआ है, तो भी अप्रैल का मंथ जो है वो काउंट नहीं होगा। अप्रैल से प्रीसीडिंग मंथ विच विल बी मार्च, तो मार्च तक का जो मंथ है हाफ ईयर के अंदर, जनवरी, फेब्रवरी और मार्च, इन तीनों के महीने का काउंट होगा। अब नेक्स्ट है व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस। सिमिलरली ईएल की तरह ही है ये भी। अब हमने देखो 5 सिचुएशंस पढ़ ली है, या तो किसी ने रिजाइन किया है, या कोई रिटायर हुआ है, या डेथ, या डिसमिसल, या फिर रिमूवल। ये 5 केसेस हैं। अब चाहे ईएल है चाहे एचपीएल है, जो स्टार्टिंग के 3 केसेस है रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, उन तीनों के अंदर है अप टू द डेट, अप टू द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, up to the date of retirement and up to the date of death, the completed calendar months up to the date, completed calendar months up to the date, and in case of dismissal and removal, completed calendar month preceding the month of dismissal or removal, preceding the month of dismissal or removal. फाइन, नेक्स्ट देखो, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का किसी हाफ ईयर में कोई पीरियड ऑफ एब्सेंस डाइज नोन की तरह ट्रीट किया जाता है, सपोज जनवरी के अंदर, जनवरी से लेके जून तक में 1 मंथ का किसी का डाइज नोन होता है, दैट मीन्स 30 डेज का, तो 1 जुलाई को जो 10 एचपीएल क्रेडिट होनी थी, वो 10 की जगह 1/18 से रिड्यूस की जाएगी डाइज नोन के पीरियड को। डाइज नोन का पीरियड है 30 और उसको 1/18 करेंगे।
और ये आपका आ गया यहाँ पे 1.66, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आ गया। तो 1 जुलाई को जहाँ पर 10 HPL उसको क्रेडिट होनी चाहिए थी, वहां पर 2 HPL कम क्रेडिट होंगी, तो -2, दैट मीन्स 8 HPL क्रेडिट होंगी। जब हम EL की बात कर रहे थे तो ये था 1/10, यानी इसको हमने 30/18 किया है, तो EL भी इससे अफेक्ट होगी। ऑफकोर्स डाइज नोन का हमने EL में भी पढ़ा था कि 30 दिन का डाइज नोन है, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आ गया ये 3, दैट मीन्स 15 EL जो उसको क्रेडिट होनी थी, अब उसको 12 EL क्रेडिट होंगी 1 जुलाई को। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंटल लीव के लिए एलिजिबल होंगे, और वो डिपार्टमेंटल लीव के बारे में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 49 में कि कौन कौन एलिजिबल होते हैं डिपार्टमेंटल लीव के लिए। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंटल लीव के लिए एलिजिबल होंगे, दे शैल बी एंटाइटल टू हाफ पे लीव ऑफ 20 डेज। उनको 20 डेज की HPL मिलेगी ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी। यानी इसके अंदर कुछ क्लास ऑफ एम्प्लॉयज आती है जो डिपार्टमेंटल लीव के लिए एलिजिबल होते हैं, उसको हम 49 में पढ़ लेंगे। खैर, जो भी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज, सपोज इन लोगों को डिपार्टमेंटल लीव मिल सकती है, दीज आर एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंटल लीव, तो इन दिस केस 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी करने पर दे विल गेट 20 HPL। इतना सा पॉइंट है बस ये। नेक्स्ट है कि ये जो HPL है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट पर HPL ग्रांट की जा सकती है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट रूल के अंदर पढ़ेंगे कि इसको कम्यूटेड लीव बोल देंगे उसके बाद। अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं कम्यूटेड लीव भी समझाऊंगी। एंड ऑन प्राइवेट अफेयर्स भी ये लीव ली जा सकती है, जैसे EL आपके पास खत्म हो गया तो आप HPL ले सकते हो। नेक्स्ट, इसके अंदर भी सिमिलर है EL की तरह कि फ्रैक्शन ऑफ द डे शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डे। जो भी नियरेस्ट डे पड़ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन को राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे पीछे हमारा था 1.67, तो दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू 2, और 1.333 आता है तो दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू 1। नेक्स्ट आ जाते हैं अब कम्यूटेड लीव पे। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अपनी कम्यूटेड लीव को ग्रांट करा सकता है। कितनी कम्यूटेड लीव ग्रांट हो सकती है ये देखते हैं। ये उस गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव अकाउंट है जिसके अंदर सपोज 100 HPL एट हिज क्रेडिट है, तो इसके हाफ पोर्शन, इसका हाफ पोर्शन हो गया 50, तो वो 50 कम्यूटेड लीव ले सकता है ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। लेकिन ये लीव कौन ग्रांट करेगा? ऑफ कोर्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्रांट करेगी। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहाँ मिलेगी आपको? वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिलेगी इन्हीं लीव रूल्स के शेड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव। दिस इज हाफ पे लीव का अमाउंट कितना है? 100, एंड इसका हाफ कितना हुआ? 50, यानी कि 50 से ज्यादा कम्यूटेड लीव इस गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिल सकती ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, विच इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। जिसके अंदर पहली कंडीशन है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये लीव तभी ग्रांट करे, वो कम्यूटेड लीव उनको तभी ग्रांट करे जब उनको लगता हो कि देयर इज अ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट कि ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको वो मेडिकल लीव दे रहे हैं या जिसको वो HPL के बदले कम्यूटेड लीव दे रहे हैं, उसका रीजनेबल प्रोस्पेक्ट है कि वो 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। वो ऐसी बहुत लंबा बीमार नहीं पड़ा है, या फिर ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अनफिट हो जाए या फिर वापस ड्यूटी पे ना आए। ये चीज यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, देयर इज अ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी। एंड नेक्स्ट कंडीशन है इसके अंदर कि अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कम्यूटेड लीव लेता है और वो एक कम्यूटेड लीव लेता है, तो उसके बदले उसकी 2 HPL कटेंगी। भाई क्लियर सी बात है, 100 HPL की जगह 50 कम्यूटेड लीव मिल रही है, तो दैट मीन्स एक पर 2 HPL कट रही है ना। इज वेरी लॉजिकल। अगर वो बंदा 1 वीक के लिए बीमार पड़ा है, सपोज उसने 5 डेज की कम्यूटेड लीव ली है ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, या मेडिकल सर्टिफिकेट की ही बात कर रहे हैं हम फिलहाल, तो इन दिस केस उसकी 10 HPL कटेंगी। अगर सपोज ये वाली कंडीशन उसकी ग्रांट हो जाती है कि 5 कम्यूटेड लीव है, तो उसके लीव अकाउंट के अंदर से 10 माइनस कर देंगे, तो उसके लीव अकाउंट में 90 HPL बचेगी, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम 45 कम्यूट करा सकता है। क्लियर? जितनी क्रेडिट पर है उसकी हाफ करेंगे और जितनी अप्लाई की है उसको डबल कर देंगे HPL निकालने के लिए। लास्ट रूल में हमने पढ़ा था कि जो HPL है वो मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर प्राइवेट अफेयर्स दोनों के लिए ग्रांट की जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पे किस तरह से वो ग्रांट होगी वो हमने पीछे अभी डिस्कस कर ही लिया। अब हम देखते हैं अदर देन विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट अगर हाफ पे लीव लेते हैं तो उसके लिए क्या रूल है। यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है, उसको हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ही इज स्टडिंग,
और वो ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। आपने कोर्स का नाम सुना होगा, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है उसके अंदर ये सब चीजें पढ़ाते हैं। तो इट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स कोई ये कोर्स कर लेगा तो वो बेटर तरीके से फंक्शन कर पाएगा गवर्नमेंट के अंदर। तो इस तरीके से अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अप्रूवल लेकर स्टडी कर रहा है और वो पढ़ाई करने के लिए छुट्टी लेना चाहता है, तो इन दैट केस विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट वो अपनी HPL यूज कर सकता है। EL यूज करने की जरूरत नहीं है, ही कैन यूज HPL। हाउ एंड कितनी HPL, हाउ मेनी? तो 180 HPL उसकी कंडीशन है क्या? इंटायर सर्विस के लिए। इंटायर सर्विस में दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज द रूल। इस सिचुएशन में ये रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा? कि 180 डेज की HPL को एंटायर सर्विस में वो कॉम्यूट करा सकता है। अब उसकी जो 180 डेज की HPL है वो कितने में कॉम्यूट होंगी? इट विल बी कॉम्यूटेड इनटू 90 डेज फुल लीव। ठीक है, यानी 90 दिन की वो पढ़ने के लिए भी छुट्टी ले सकता है और वो उसकी HPL यूज हो जाएंगी। सपोज ये भाई बीमार पड़ने के लिए इसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ी कभी भी, और इनके क्रेडिट पर बहुत सारी HPL है। HPL बहुत इकट्ठी होती रहती है अगर आप बीमार नहीं पड़ते। तो अगर सपोज इनके पास 500 HPL पड़ी है एंड ही इज स्टडिंग, तो ये 500 में से मैक्सिमम 180 HPL को कम्यूट करा सकता है इस पर्पस के लिए, जो पर्पस हमने अभी ऊपर लिखा है। इसका सेकेंड रूल पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि HPL को कम्यूट कराने से फायदा क्या है। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में 2 HPL है तो उसको 2 डेज के लिए हाफ पे मिलेगी, है ना। और वो इसी 2 HPL को अगर कम्यूट करा के 1 डे की कम्यूट हो जाती है उसकी, 2 HPL पे 1 दिन की पूरी छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो 1 फुल डे मिलेगा उसको, 1 फुल डे लीव। तो इसका मतलब ये जो लीव मिलेगी इसके लिए लीव सैलरी उसको फुल लीव सैलरी मिलेगी, फुल पे मिलेगी इसको। तो इसलिए कम्यूट कराना इज बेनिफिशियल। अब सेकंड समझते हैं। सेकंड पॉइंट में इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 60 डेज की HPL को कम्यूट करा कर गया है 30 डेज में, ठीक है। सपोज यही केस था कि वो स्टडी करने के लिए उसने अपनी 60 HPL वन टाइम में कम्यूट कराई, तो वो 30 दिन की छुट्टी पे चला गया, यानी 1 मंथ। और 1 मंथ के अंदर उसको लगा कि भाई अब वो वापस नहीं आना चाह रहा, ही रिजाइंस फ्रॉम सर्विस और ही हैज बीन परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरी विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी। यानी अगर ये 1 अप्रैल को छुट्टी पे गया था और इसको 1 मई को ज्वाइन करना था, तो ये बीच में ही सपोज 20 अप्रैल को या तो रिजाइन कर देता है या फिर ये रिटायर हो जाते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इन दिस केस, तो इन्होंने देखो 20 अप्रैल को क्योंकि रिजाइन कर दिया या वॉलंटरी रिटायर हो गए, तो छुट्टी कितनी ली? 20 डेज ही ली ना, उसके बाद तो रिजाइन कर गए। और हमने पढ़ा था कि रेजिग्नेशन के बाद छुट्टी का कोई क्लेम नहीं होता। तो दीज 20 डेज की जो छुट्टी ली और उसके बाद जो वो रिजाइन कर गए, रिटायर कर गए, दीज 20 डेज विल बी ट्रीटेड एज HPL। ये वाली जो लीव है वो HPL लीव ट्रीट की जाएगी, ना कि कम्यूटेड लीव। ठीक है, अब जब तक वो कम्यूटेड लीव ट्रीट की जा रही थी, जब तक वो कम्यूटेड लीव ट्रीट की जा रही थी तब तक तो उनको फुल सैलरी मिलती, फुल लीव सैलरी। बट बिकॉज दीज आर ट्रीटेड एज HPL, तो इस 20 दिन की फुल लीव सैलरी ना मिलके इनको 20 दिन की हाफ लीव सैलरी मिलेगी। दे विल बी एंटाइटल्ड टू हाफ लीव सैलरी। तो इन दिस केस अमाउंट कुछ रिकवर होगा। ठीक है, 20 दिन की फुल सैलरी उन्होंने ली है लेकिन ही वॉज एंटाइटल्ड फॉर हाफ लीव सैलरी, तो ये जो इनका डिफरेंस होगा दिस विल बी रिकवर्ड। बट यहां पर कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है, देखो अभी पीछे हमने पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बीच में ही रिजाइन कर गया या फिर वॉलंटरी रिटायर कर गया, तो इन दैट केस ये वाली रिकवरी होगी क्योंकि कम्यूटेड लीव को HPL ट्रीट किया जाएगा। बट इस वॉलंटरी रिटायरमेंट के एक केस के अंदर ये रिकवरी नहीं होगी। अगर ये जो रिटायरमेंट है वो इस वजह से लिया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ही हैज बिकम इल एंड
ही हैज बीन इनकैपेसिटेटेड, कि वो अब काम करने आ ही नहीं सकते हैं, ही हैज बीन सो इल, या फिर उनको ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि वो ही कैन नॉट रिटर्न टू ड्यूटी, बिकॉज ऑफ बीइंग इल, या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो, और इन द इवेंट ऑफ डेथ। ठीक है, यहाँ पर एक नोट लिखा है कि कॉम्यूटेड लीव तब भी ग्रांट की जा सकती है अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव अकाउंट के अंदर अर्न लीव भी पहले से प्रेजेंट है तो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे अकाउंट में 30 EL पहले से पड़ी है तो आप पहले उन्हीं को लो और जो 50 HPL है उनको कॉम्यूट मत कराओ। ठीक है, तो कॉम्यूटेड लीव EL अकाउंट में होते हुए भी ग्रांट की जा सकती है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। नेक्स्ट लीव आ जाते हैं। नेक्स्ट लीव है लीव नॉट ड्यू। LPR को छोड़ के अगर कोई पर्सन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पर गया है तो उसको लीव नॉट ड्यू नहीं मिलेगी, बट इसको छोड़ के हम आगे देखते हैं लीव नॉट ड्यू मिलेगी किसे और किन कंडीशंस पे। अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट पॉइंट में जितनी कहानी लिखी है उसको मैं समराइज कर रही हूँ। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको लीव नॉट ड्यू चाहिए, ही शुड बी अ परमानेंट और क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि मैक्सिमम ऑफ 360 डेज के लिए लीव नॉट ड्यू मिलेगी। किस केस में? अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट पर लेते हैं तो। मैक्सिमम ऑफ 360 डेज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, परमानेंट और क्वासी परमानेंट, इसको मार्क कर सकते हो साथ साथ। बट दिस विल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन सेम है जो हमने कॉम्यूटेड लीव में पढ़ी थी कि कॉम्यूटेड लीव जो कि हाफ ऑफ HPL जितनी एंटाइटल्ड होती है या हाफ ऑफ HPL जितनी एडमिसिबल होती है उसको मेडिकल सर्टिफिकेट पर कब दिया जा सकता है? जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगे कि हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि वो वापस आ जाएगा ड्यूटी पर। तो सिमिलर जो कंडीशन है वो यहाँ पर है कि लीव नॉट ड्यू भी तभी अलाउ की जाएगी, तभी ग्रांट की जाएगी अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट विल रिटर्न टू ड्यूटी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू HPL ही इज लाइकली टू अर्न। दैट मीन्स इसको समझने के लिए एक लीव अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका। सपोज इस गवर्नमेंट सर्वेंट का ये लीव अकाउंट है और इस लीव अकाउंट के अंदर उसके पास HPL एट क्रेडिट बची है 20 ओनली, एंड नाउ ही विशेस टू टेक लीव नॉट ड्यू, इसको हम शॉर्ट में LND लिखेंगे। उसको लीव नॉट ड्यू लेनी है और मेडिकल सर्टिफिकेट पर लेनी है, एंड इस मेडिकल सर्टिफिकेट सेज कि वो उसको 30 डेज का रेस्ट चाहिए। दैट मीन्स 30 डेज की लीव नॉट ड्यू अप्लाई करना चाह रहा है ये गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इन दैट केस इसका सेकंड रूल पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू हाफ पे लीव इज लाइकली टू अर्न। लाइकली टू अर्न मीन्स भाई अभी तो 20 है उसकी क्रेडिट पे, लेकिन भाई हर हाफ ईयर के अंदर 10 और क्रेडिट होती जाती है। सपोज ये जो 20 है ये अप्रैल में है एंड देन जुलाई जब आएगा तो इसको 10 और मिल जाएगी यहाँ पे, और छुट्टी इसको चाहिए थी मई में। तो मई में जब इसने 30 दिन की LND मांगी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 20 HPL थी, 30 तो थी नहीं। ये जो लीव नॉट ड्यू है ये कहाँ से डिडक्ट होती है? इट शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट HPL। ठीक है, तो HPL के अकाउंट से कटेगी ये लीव, बट 20 HPL होते हुए भी उसको 30 लीव नॉट ड्यू दे दी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट थिंग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने ये देखा है कि हाँ ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ही विल रिटर्न टू ड्यूटी, फर्स्ट थिंग। एंड देन उनको पता है कि भाई मई में छुट्टी ले रहा है 1 महीने की, तो जून में वापस आ जाएगा और जुलाई के अंदर 10 क्रेडिट हो जाएगी। तो जब इसको हम अब ये 30 लीव नॉट ड्यू क्रेडिट करेंगे या ग्रांट करेंगे तो इसका जो बैलेंस हो जाएगा वो -10 हो जाएगा, एंड देन जुलाई के अंदर वो बैलेंस जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जुलाई के अंदर इसको 10 क्रेडिट होगी तो ये 10 जो है इसकी जो एक्स्ट्रा इसको ग्रांट हुई है वो एडजस्ट हो जाएगी और इसका जुलाई के अंदर जो लीव अकाउंट है HPL का वो 0 हो जाएगा। इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सपोज जुलाई में इसका 0 हो गया अकाउंट एंड अगेन ही गेट्स इल और उसको मेडिकल सर्टिफिकेट फिर से मिलता है 30 डेज का, और वो 30 डेज के लिए फिर से लीव नॉट ड्यू अप्लाई करना चाहता है। तो जुलाई में तो 0 है, बट क्योंकि लीव नॉट ड्यू मेडिकल सर्टिफिकेट पे ग्रांट की जा सकती है तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम -30। जुलाई में ही अगर वो चला गया छुट्टी पर लीव नॉट ड्यू मांग के, एंड देन सब्सिक्वेंटली वो अगले 3 हाफ ईयर के अंदर यानी कि नेक्स्ट जनवरी में +10 हो जाएगी,
फिर उसके बाद नेक्स्ट जुलाई में फिर से +10 और फिर नेक्स्ट जनवरी में फिर से +10। तो ये जो 30 लीव नॉट ड्यू है ये HPL में सब्सिक्वेंटली जो वो अर्न करेगा उसके अंदर एडजस्ट होती जाएगी। और इसको यहाँ से मार्क कर सकते हो दैट गवर्नमेंट सर्वेंट मे अर्न सब्सिक्वेंटली। जिस दिन उसने अप्लाई किया है उसके बाद भी अगर वो उसको अर्न करता रहता है तो उसके अंदर से HPL के अकाउंट से ये एडजस्ट होती है। लीव नॉट ड्यू अभी हमने पीछे पढ़ा है कि परमानेंट या फिर क्वासी परमानेंट एम्प्लॉयज को ही ग्रांट होती है, लेकिन टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी वो ग्रांट हो सकती है अगर उनको कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे टीबी, लेप्रोसी, कैंसर या मेंटल इलनेस। अगर इसका पेशेंट है कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट और ये पीछे हमने 3 कंडीशंस पढ़ी है, ये तीनों कंडीशन वो फुलफिल करते हैं, तो इन दैट केस लिमिट वही रहेगी 360 मैक्सिमम, और ये ग्रांट होगी इंटायर सर्विस में, यानी ये कंडीशन भी सेम है। बट टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए इन कंडीशंस के साथ ये 3 कंडीशंस और हैं, जिसमें से पहली कंडीशन है कि उसकी कम से कम 1 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, अब क्योंकि वो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भाई वो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट जब लीव से वापस आए तो वो पोस्ट जो है वो बची रहनी चाहिए, दैट पोस्ट शुड लास्ट टिल हिज रिटर्न टू ड्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड जो कंडीशन है दैट इज जब लीव नॉट ड्यू लेनी है तो मेडिकल सर्टिफिकेट पर लेनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर क्यों? क्योंकि भाई लीव नॉट ड्यू किस कंडीशन पर दे रहे हैं हम, टीबी, लेप्रोसी, कैंसर या मेंटल इलनेस, तो दीज आर मेडिकल कंडीशंस, तो इसलिए इट शुड बी सपोर्टेड बाय मेडिकल सर्टिफिकेट एज एनविजेज्ड इन रूल क्लॉजेस CD ऑफ रूल 32। रूल 32 आएगा EOL का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, उसके अंदर हम बताएंगे कि क्लॉजेस C और D में किस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट की बात की गई है। बट एनी हाउ मेडिकल सर्टिफिकेट तो देना ही है क्योंकि मेडिकल कंडीशंस पर बेस करके ही उसको लीव नॉट ड्यू ग्रांट की जा रही है। अब नेक्स्ट रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और ये 15 जून 2019 को 30 लीव नॉट ड्यू अपनी सैंक्शन करा लेता है, 30 लीव नॉट ड्यू इसको मिली है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन विल ही ज्वाइन द ड्यूटी अगेन? 15 जुलाई 2019 है ना, 30 डेज हो गए यहाँ पर। एंड इसका लीव अकाउंट जो है उसको यहाँ पर देखते हैं। इसके HPL इसके पास जो क्रेडिट पर थी वो 0 थी जिस टाइम पे इसने लीव ग्रांट कराई है 15 जून को, और ये चल रहा है 2019। 15 जून को HPL थी 0। अब आपको पता है कि भाई HPL जो है वो भी 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर क्रेडिट होती है, दैट मीन्स 1 जुलाई को ये क्रेडिट हो जाएगी। इधर हम लीव नॉट ड्यू लगा देते हैं। लीव नॉट ड्यू का मतलब कि भाई इसके पास HPL तो थी नहीं, बट स्टिल HPL से ही इसकी डेबिट होंगी लीव नॉट ड्यू जब ये अर्न कर लेगा। तो लीव नॉट ड्यू क्योंकि इसको 30 ग्रांट हो गए तो हम इसको -30 लिख देते हैं क्योंकि इसको 30 अब आगे अर्न करनी है। तो ये कब अर्न कर पाएगा? 1 जुलाई को 10 HPL इसके अकाउंट में आएगी, लीव अकाउंट में, और इसकी लीव नॉट ड्यू कितनी रह जाएगी? -20। एंड देन नेक्स्ट जनवरी को यानी जनवरी 2020 को और 10 ये अर्न कर लेगा, देन -10, और फिर उसके बाद 1 जुलाई 2020 को ये और 10 अर्न कर लेगा। तो इन दैट केस इसकी तब लीव नॉट ड्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर भाई वो 15 जून को 30 लीव नॉट ड्यू लेके छुट्टी पे जा रहा है तो उसकी वो अर्न कब तक हो पाएगी? 1 जुलाई 2020 तक, यानी 1 जुलाई 2020 तक उसको सर्विस करनी चाहिए ताकि जो लीव नॉट ड्यू उसने लिया है उसका सारा का सारा बैलेंस जो है वो उसकी लीव अकाउंट से एडजस्ट हो जाए। तो अब ये तो हो गई पूरी कहानी। अब देखते हैं 2 सिचुएशन क्या क्या आ सकती है इसके अंदर। इसकी छुट्टी के बीच में पड़ेगा 1 जुलाई 2019, ठीक है। तो सपोज ये किसी डेट पर इन दोनों गैप के बीच में 25 जून को ही डिसाइडेड टू रिजाइन, डिसाइडेड क्या, वो रिजाइन ही कर जाता है सपोज, या फिर उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो ग्रांट कर दी जाती है, उसको परमिट कर दिया जाता है कि ही रिटायर्स वॉलंटरीली। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। अब 25 जून तक वो कितनी छुट्टियां अवेल कर चुका है? इस टाइम तक वो 10 लीव्स अवेल कर चुका है अपनी लीव नॉट ड्यू की, और वो रिटायर करके चला गया। अब देखो 25 जून तक उसने कोई लीव अर्न तो करी नहीं थी, लीव नॉट ड्यू जो है वो 30 की 30 रहेगी क्योंकि अर्न तो वो तब करता जब 1 जुलाई को क्रॉस करता। तो ये जो पूरी इसकी छुट्टियां है
अगर बीच में ही गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन या फिर वॉलंटरी रिटायर कर जाता है और उसने अर्न भी नहीं करी वो छुट्टियां आगे, तो ये पूरी की पूरी लीव नॉट ड्यू जो है वो कैंसिल मानी जाती है। द लीव नॉट ड्यू शैल बी कैंसल्ड इन दिस केस। एंड अब इसने भाई देखो 10 दिन की छुट्टी तो अवेल कर ली, और 10 दिन की छुट्टी अवेल करने के लिए इसको क्या मिला होगा, क्योंकि ये एचपीएल से डिडक्ट हो रही थी तो इसको हाफ पे लीव सैलरी मिली होगी इन 10 दिन की। बट क्योंकि उसने रिजाइन कर दिया तो ये पूरी 10 दिन की छुट्टी और पूरी उसकी 30 दिन की छुट्टी जो भी उसको ग्रांट हुई थी वो पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए ये जो लीव सैलरी इसको मिली होगी हाफ पे लीव सैलरी, दैट विल बी रिकवर्ड। ये जो है ये 2A का पॉइंट जो है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अब 2B के अंदर कोई दूसरी सिचुएशन है। 2B की सिचुएशन के हिसाब से सपोज उसने यहां पर रिजाइन किया है 5 जुलाई 2019 को, और यही सिचुएशन है कि उसने या तो रिजाइन कर दिया या फिर वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया। तो इन दिस केस 1 जुलाई को वो भाई 10 HPL तो क्रेडिट हो चुकी थी उसके अकाउंट में, ही हैड अर्न दोज 10 HPLs। तो इन दैट केस 5 जुलाई तक वो पहली बात तो देखो छुट्टी कितनी अवेल कर चुका है, 15 जून से 5 जुलाई के बीच में 20 डेज की लीव वो अवेल कर चुका है। लेकिन 1 जुलाई को उसने 10 लीव्स अर्न भी तो कर ली थी, तो यानी कि सिर्फ 10 लीव्स बची जो कि उसने अर्न नहीं करी थी अभी तक। तो इन दिस केस इन 20 छुट्टियों में से 10 दिन की तो उसको जो हाफ पे लीव सैलरी मिलेगी उसको रिकवर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बाकी 10 दिन की जो उसने अर्न ही नहीं करी उसकी जो भी लीव सैलरी उसको जो भी उसके अकाउंट में आई होगी वो तब भी रिकवर हो गई क्योंकि उसने वो अर्न नहीं करी है। तो दिस इज पॉइंट बी। देन इसके आगे एक कंडीशन, वही सेम कंडीशन है जो हमने कम्युनिटी लीव के अंदर पढ़ी थी, कि अगर उसने छुट्टी लेने के बाद जो रिटायरमेंट लिया है, सिर्फ रिटायरमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात नहीं हो रही है, अगर जो रिटायरमेंट है वो इस वजह से लिया है क्योंकि उसकी इल हेल्थ हो गई थी और इस वजह से वो ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं कर सकता, इनकैपेसिटेटिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसी कोई उसको बीमारी हो गई है या फिर कोई डिसेबिलिटी ऐसी हो गई है दैट ही इज नाउ अनेबल टू ज्वाइन द ड्यूटी, इन दैट केस कोई रिकवरी नहीं होगी। एंड अगेन इन द इवेंट ऑफ डेथ तब भी कोई रिकवरी नहीं होगी। ये दोनों केसेस कम्युटेड लीव वाले डिटो सेम है। और इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन भी यही है कि रिकवरी एक कंडीशन में और नहीं होगी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को कंपल्सरीली रिटायर किया गया है अंडर पेंशन रूल्स या फिर अंडर 56J FR। तो रिटायरमेंट के केस के अंदर यानी कि दो चीजें हैं, अगर तो इल हेल्थ से इनकैपेसिटेट हो गया तब भी नहीं रिकवरी होगी, डेथ पर भी रिकवरी नहीं होगी, और तीसरी चीज कंपल्सरी रिटायरमेंट पर भी रिकवरी नहीं होगी इस लीव सैलरी की। नेक्स्ट लीव है रूल नंबर 32 में EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में दी जाती है जब कोई और लीव ना बच रही हो, सारी EL खत्म, HPL खत्म, लीव नॉट ड्यू नहीं ले सकते क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है या वट एवर, सारी की सारी लीव खत्म हो चुकी हैं तो EOL देनी होगी। या फिर दूसरी लीव एडमिसिबल है लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट खुद से लिख रहा है कि भाई नहीं मेरे को अपनी EL एग्जॉस्ट नहीं करनी, वो मुझे बचा के रखनी है, एंड आई वॉन्ट यू टू ग्रांट मी EOL। तो गवर्नमेंट सर्वेंट की खुद की रिक्वेस्ट पर या फिर जब कोई लीव ही एडमिसिबल नहीं है तो उसकी EOL ही लगाएंगे, तो इन दैट केस ऑल्सो EOL ग्रांट की जाती है। नाउ सेकेंड रूल है EOL को लेके, सपोज दिस गवर्नमेंट सर्वेंट ये ना तो परमानेंट है ना ये क्वासी परमानेंट है, ठीक है, तो दिस इज अ टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट, और टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो लीव रूल्स होते हैं वो डिफरेंट है, उनको उतनी लीव्स अलाउड नहीं होती जितनी परमानेंट या फिर क्वासी परमानेंट एम्प्लॉयज को अलाउड होती है। तो इन द केस ऑफ EOL फर्स्ट थिंग 3 मंथ्स की EOL ही मिल सकती है सिर्फ टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, ये तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा ही है, ठीक है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रही यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स की मिलेगी, सी डिलीटेड है, और फिर डी पर आ जाते हैं, डी पे 18 मंथ्स की। अब इनके लिए क्या क्या कंडीशन है, देखो ए के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखी, यानी कि टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी अगर सारी लीव्स एग्जॉस्ट हो जाए तो इन दैट केस उसको 3 महीने की EOL जो है उसको अलाउ कर सकते हैं। बट अगर 6 मंथ्स की किसी को चाहिए, किसी टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को 6 मंथ्स की EOL चाहिए, तो इन दैट केस ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस। अब ये जो 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस है, सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 25 जुलाई को ये छुट्टी मांग रहा है 6 महीने की EOL, तो भाई 25 जुलाई से पहले पहले
उसकी 1 साल की सर्विस पूरी हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग एनी लीव, यानी कि उसकी सारी लीव्स पीछे खत्म हो गई, जो भी ईएल उसको मिलती होगी या एचपीएल या एनी काइंड ऑफ लीव उसकी सारी एग्जॉस्ट हो गई, और उसने बीच में 3 मंथ्स की लीव जो ईओएल मिली थी वो भी एग्जॉस्ट कर ली, और उसको यहाँ पर 25 जुलाई को 1 ईयर कंप्लीट भी हो चुका है, तो इन दैट केस उसका 1 ईयर कंप्लीट हुआ हुआ मानेंगे, डिस्पाइट की जितनी भी लीव उसने पीछे ली है, और उसको 6 महीने की ईओएल दी जा सकती है। बट व्हेन सच लीव इज सपोर्टेड बाय अ मेडिकल सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड बाय दीज रूल्स। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा इस रूल के लिए, ईओएल के लिए। ठीक है, तो अगर वो सर्टिफिकेट ये परमानेंट टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट भी लेकर आता है तो उसको 6 मंथ्स की ईओएल मिल जाएगी। बट इसके अंदर 2 कंडीशन है। पहला तो यही कि 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए उस टाइम पे, और दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट जैसा कि रूल में बताया गया वो लेकर आना है। देन डी पॉइंट में है कि सिमिलर इसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर 18 मंथ्स की ईओएल चाहिए तो उसके लिए भी पहली कंडीशन वही है कि 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस। बट जो 18 मंथ्स की ईओएल है वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में ग्रांट होंगी। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इनमें से किसी भी कंडीशन से सफर कर रहा है, जैसे पल्मोनरी टीबी या फिर टीबी ऑफ एनी अदर पार्ट, दिस इज द टीबी ऑफ लंग्स, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, या फिर लेप्रोसी या फिर कैंसर या मेंटल इलनेस, इनमें से किसी का भी उसका ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, देन ही कैन बी ग्रांटेड 18 मंथ्स ईओएल विद द कंडीशन कि उसकी 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस जो है वो पूरी हो गई हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड कंडीशन है 18 मंथ्स के लिए कि इनमें से जिसका भी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है तो उसका रिकॉग्नाइज जगह से चल रहा हो। फर्स्ट थिंग, जैसे पल्मोनरी टीबी का अगर ट्रीटमेंट है तो वो रिकॉग्नाइज सैनिटोरियम, सैनिटोरियम इज अ प्लेस, हॉस्पिटल की तरह ही होता है जहाँ पर कि क्रॉनिक डिजीज वाले जो पेशेंट है वो रह सकते हैं। इसके साथ एक नोट और लगा रखा है कि पल्मोनरी टीबी का जो पेशेंट है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो अपने रेजिडेंस पर भी ट्रीटमेंट ले सकता है, जरूरी नहीं है उसे सैनिटोरियम में जाके एडमिट ही होना पड़ेगा। बट अगर वो ट्रीटमेंट अपने रेजिडेंस पर लेता है तो इन दैट केस एक ट्यूबरक्लोसिस स्पेशलिस्ट के अंडर ही वो ट्रीटमेंट ले रहा होगा ऑफकोर्स, देन उसको उस स्पेशलिस्ट का एक सर्टिफिकेट भी अपने ऑफिस के अंदर सबमिट करना होगा कि जिसके अंदर स्पेशलिस्ट सर्टिफाई करे कि ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके रीजनेबल चांस है रिकवरी के। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जी टीबी अगर किसी और पार्ट का टीबी है तो वो भी ऑफकोर्स किसी क्वालिफाइड टीबी स्पेशलिस्ट के अंडर ही होना चाहिए ट्रीटमेंट, या फिर सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन। लेप्रोसी भी किसी लेप्रोसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर ही क्योर होना चाहिए। देन कैंसर या मेंटल इलनेस इन इसका ट्रीटमेंट इन एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सच डिजीज, यानी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही इन डिजीज का ट्रीटमेंट अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चल रहा है, हु इज अ टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट परमानेंट और क्वासी परमानेंट, then he can be granted 18 months EOL if he has completed 1 year of continuous service. इसके बाद नेक्स्ट लिमिट है EOL की 24 मंथ्स। 24 मंथ्स की EOL भी ग्रांट की जा सकती है उस गवर्नमेंट सर्वेंट को जिसने 3 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट कर ली है। पीछे हमने पढ़ा 6 मंथ्स और 18 मंथ्स की ईओएल ग्रांट करने के लिए कंडीशन, इन दोनों के अंदर ही कंडीशन थी कि भाई 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। अभी 24 मंथ्स की अगर ईओएल, 24 मंथ्स बोले तो 2 इयर्स, भाई 2 इयर्स के लिए किसी को जाना है तो पहले वो 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस को पूरा करे, तब वो 2 इयर्स के लिए यानी 24 मंथ्स के लिए ईओएल ले सकता है। बट फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज, और अगर वो स्टडी जो कोर्स ऑफ स्टडी वो कर रहा है दैट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। बस यही 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन 3 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, एंड सेकंड कंडीशन कि स्टडीज के लिए मिलेगी ये 24 मंथ्स की ईओएल, एंड दैट स्टडीज शुड बी सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये जो 3 इयर्स की कंटिन्यूस सर्विस है वो भी तभी वही वाली काउंट होगी कि उसकी सारी लीव्स इसके बीच में खत्म हो चुकी हैं, इवन देन उसकी 3 इयर्स की कंटिन्यूस सर्विस ही मानी जाएगी, और चाहे वो इसके बीच में 3 मंथ्स ईओएल भी पहले ले चुका है, जो कि हमने क्लॉज ए के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट रूल में देखो, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये 24 मंथ्स वाली ईओएल मिलती है और वो इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कोई कंडीशन क्या है इसके अंदर? कंडीशन तो यही है कि भाई 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। बट अगर सपोज किसी की 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस हुई है और स्टिल उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा रही है कि भाई चलो ठीक है 2 इयर्स की कंटिन्यूस सर्विस पर ही उसको ईओएल दे दी जाए 24 मंथ्स की, तो इन दैट केस ही विल सबमिट अ बॉन्ड, he will execute a bond in form 6. That bond will be supported by sureties
दो गवर्नमेंट सर्वेंट की, दो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स की श्योरिटी चाहिए होगी उस बॉन्ड के ऊपर। और कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट? भाई जिनका की स्टेटस या तो उसके बराबर का हो या फिर उससे हायर हो कम से कम। ठीक है, तो इनकेस अगर ये कंडीशन रिलैक्स होती है तो क्या भरवाना पड़ेगा इस गवर्नमेंट ऑफिसर को? बॉन्ड। कौन से फॉर्म में? फॉर्म 6, एंड इट शुड बी साइंड बाय टू श्योरिटीज। टू श्योरिटीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उन गवर्नमेंट सर्वेंट से जिनका की स्टेटस या तो इक्वल हो या फिर हायर हो। ठीक है, अब इस बॉन्ड में होगा क्या? ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? देखो ये जो बॉन्ड है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, दैट विल इंश्योर कि अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट क्विट करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव, या फिर लीव से आने के बाद भी आफ्टर ज्वाइनिंग 3 years, लीव से आने के बाद भी 3 साल तक अगर वो सर्विस नहीं देता या फिर 3 साल के अंदर भी क्विट करता है, तो इन दैट केस ही विल रिफंड। अगर गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी एजेंसी ने उसके ऊपर खर्चा किया होगा, जैसे वो 24 मंथ्स पढ़ाई के लिए ईओएल लेके जा रहा है और पढ़ाई जो है उसकी वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो क्या पता गवर्नमेंट ने या फिर किसी एजेंसी ने उसको स्पॉन्सर किया होगा। तो अगर उसको स्पॉन्सर किया है गवर्नमेंट या फिर किसी एजेंसी ने और उसके ऊपर कुछ खर्चा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव, देन ही विल रिफंड दैट विद इंटरेस्ट। ये है बॉन्ड फॉर्म नंबर 6 का। तो इसका 4th पॉइंट है, देखो हमने पीछे पढ़ा है सब रूल 2, और सब रूल 2 के अंदर ये था कि भाई 3 महीने की ईओएल मिल जाएगी या फिर 6 मंथ्स की या 18 मंथ्स की या फिर 24 मंथ्स की। ठीक है, इन सारी कंडीशंस को हमने पढ़ लिया पीछे। अब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही बिलोंग्स टू एससी और एसटी कैटेगरी, तो उनको इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये सारे जो टाइम पीरियड्स हैं ईओएल के, इनके रिलैक्सेशन के अंदर एक्स्ट्रा ईओएल मिल सकती है। कब? व्हेन दे वांट टू अटेंड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्सेज। और ये ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे नोटिफाई करती रहती है। तो अगर दीज पीपल यानी एससी एसटी कैटेगरी के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इफ दे वांट टू अटेंड दीज कोर्सेज, देन दे कैन अवेल ईओएल विद द परमिशन ऑफ एचओडी, और दैट विल बी इन रिलैक्सेशन टू दिस सब रूल 2 जो कि हम पढ़ चुके हैं। देखो रूल नंबर 5 में भी सब रूल 2 का रेफरेंस दिया हुआ है और वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ईओएल लेता है, हम ये 3 मंथ्स वाला केस समझते हैं पहले। ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स ईओएल लेता है 1 मंथ की। अब हमने पढ़ा था कि ईओएल जो है या तो तब दी जाती है जब कोई भी लीव एडमिसिबल नहीं होती, या फिर ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट भी ईओएल दी जा सकती है कि इफ ही वांट्स कि भाई मेरी बाकी की छुट्टियां बची रहे और अभी मैं ईओएल से काम चला लूँ। ठीक है, तो भाई इसने ईओएल ली 1 महीने की, उसके बाद इसके पास ईएल भी बच रही थी 1 महीने की, और फिर इसके कंटिन्यूएशन में ही इसने फिर से ईओएल ले ली 1 महीने की। तो टोटल कंटिन्यूस स्पेल कितना हो गया? 3 मंथ्स का, और विच इज सैंडविच बाय ईओएल। तो इधर देखो 2 spells of extraordinary leave, these are 2 spells of extraordinary leave intervened by any other kind of leave, intervened by any other kind of leave shall be treated as one continuous spell। इसको one continuous spell of EOL ही मानेंगे, यानी कि इसकी 3 मंथ्स की जो EOL है ये 3 मंथ्स की EOL ही मानी जाएगी। ठीक है, इसको EL नहीं मानी जाएगी, फिर ये EL जो है वो अपनी बाद में अवेल कर लेगा अब, बट ये तो 3 महीने की EOL ही मानी जाएगी अब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन्स एब्सेंट विदाउट लीव, ठीक है, किसी भी वजह से वो लीव नहीं अप्लाई कर पाया और वो एब्सेंट हो गया किसी भी वजह से, कोई उसकी एक्सीडेंसी आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई फैमिली में या एनीथिंग लाइक दैट, तो बाद में ये चीज डिसाइड की गई कि भाई इसका जो पीरियड ऑफ एब्सेंस है उसको रेगुलराइज करा जाए। इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ने 1 मंथ की ईएल लेके गया था, ठीक है, और 1 मंथ की ईएल उसकी खत्म, और उसके बाद वो अगले 1 महीने आया नहीं, और उसके बाद उसने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो भाई ये तो ईएल थी, अब ये इसको क्या मानेंगे? तो अगर ये पीरियड ऑफ एब्सेंस को रेगुलराइज करना है तो इस पीरियड को ईओएल माना जा सकता है। तो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में कॉम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी बाद में डिसीजन हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली कि भाई इसका जो ये पीरियड ऑफ एब्सेंस है उसको रेगुलराइज करना है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसको ईओएल मान सकती है पीरियड ऑफ एब्सेंस को।
नेक्स्ट रूल है कि प्रोबेशनर, पर्सन ऑन प्रोबेशन या फिर एन अप्रेंटिस, इनकी लीव्स किस तरह से रेगुलेट होती है। सबसे पहले प्रोबेशनर। प्रोबेशनर वो गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलेंगे जिसको किसी रेगुलर या फिर उसको सब्सटेंटिव पोस्ट भी कह सकते हैं, सब्सटेंटिव पोस्ट पर ऑन प्रोबेशन अपॉइंट किया जाता है फॉर द इनिशियल पीरियड, एंड व्हेन ये प्रोबेशन पीरियड जो जनरली 2 years का होता है उसको कंप्लीट करने पर दीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर कॉल्ड परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, तो भाई अगर वो पीरियड ऑफ प्रोबेशन पे नहीं चल रहा है, यानी ये लिखो, देखो लिखा है अदरवाइज देन ऑन प्रोबेशन, यानी वो प्रोबेशन पर नहीं चल रहा है, तो प्रोबेशन खत्म होने के बाद उसके पर वही वाले सारे रूल्स लगेंगे जो हम लीव रूल्स के अंदर अभी सारे पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट है हु इज प्रोबेशनर एंड इट हैज बीन प्रपोज्ड, इनकी सर्विसेज के टर्मिनेशन का जो प्रपोजल है वो मूव हो चुका है, इट हैज बीन प्रपोज्ड कि टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ द प्रोबेशनर। तो ये जो प्रपोजल है ये दो तरीके का प्रपोजल हो सकता है, या तो प्रपोजल ये चल रहा हो कि इसका जिस दिन प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, सपोज इसका 17 सितंबर 2023 को इसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो खत्म होता है। ठीक है, तो अगर तो प्रपोजल ये है कि जिस दिन इसका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा उस दिन के बाद से इसका प्रोबेशन जो है उसको टर्मिनेट करना है हमें और एक्सटेंड नहीं करना, तो इनकेस दिस प्रपोजल इज इन मूव, तो इसकी जो लीव्स है वो भी इसको ग्रांट नहीं होगी, या फिर लीव जो है वो इस डेट के बाद ना तो एक्सटेंड होगी और ना ग्रांट होगी। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर प्रपोजल अप्रूव हो गया तो बाद की जो लीव ग्रांट की है वो तो बिना बात ही ग्रांट हो गई। ठीक है, और प्रपोजल सेकंड ये भी मूव हो सकता है कि विद इन प्रोबेशन पीरियड हमें इसकी सर्विसेज नहीं पसंद आ रही है, या फिर इनडिसिप्लिन्ड है, या फिर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी रहता है, या वट एवर फॉर एनी रीजन इसका प्रोबेशन टर्मिनेट करने का प्रपोजल चलता है। और क्योंकि प्रोबेशन 17 सितंबर को खत्म हो रहा है, बट इट हैज़ बीन प्रपोज्ड कि 1 जुलाई 2023 को इसकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाएगा, तो भाई ऑफ कोर्स इस डेट के बाद भी इसकी कोई लीव एक्सटेंड नहीं होगी। सपोज दिस गवर्नमेंट सर्वेंट इज करेंटली ऑन प्रोबेशन, तो जो ऑन प्रोबेशन गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी जो लीव है वो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह रेगुलेट होती है, यानी इस लीव रूल्स के अंदर जो एंटाइटलमेंट टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट की होगी लीव्स को लेके, वो एंटाइटलमेंट इस गवर्नमेंट सर्वेंट की होगी जो कि प्रोबेशन पर चल रहा है अभी। बट अगर इस गवर्नमेंट सर्वेंट का पहले से किसी पोस्ट पे लियन होल्ड है, यानी कि वो कहीं से टेक्निकली रिजाइन कर कर आया है और जो जिस सर्विस से आया है या फिर जिस पोस्ट से आया है वो पोस्ट परमानेंट होल्ड की हुई थी उसने, और वहां से लियन उसका क्रिएट हो गया था, तो यानी अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट के पास लीन है और वो नई पोस्ट पर ऑन प्रोबेशन है, बट स्टिल क्योंकि उसके पास लीन है तो ही विल बी ट्रीटेड एज परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स। इसको यहां से पढ़ सकते हो, पर्सन अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन शैल बी एंटाइटल्ड एज टेम्परेरी, और परमानेंट कब होगा, प्रोवाइडेड अगर उसका लीन है ऑन अ परमानेंट पोस्ट बिफोर सच अपॉइंटमेंट, देन ही विल बी एंटाइटल्ड टू लीव अंडर दीज रूल्स एज अ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल के अंदर अप्रेंटिस को कौन सी लीव्स एंटाइटल होती हैं वो बता रहे हैं। जो अप्रेंटिस होते हैं वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं SAS एग्जामिनेशन देकर, तो ये रूल उनके लिए है। फर्स्ट थिंग, अपनी अप्रेंटिसशिप के अंदर 1 महीने की छुट्टी उनको मिल सकती है, 1 month हाफ पे लीव सैलरी पर, और ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी ये 3 कंडीशंस रहेंगी यहाँ पर कि 1 month के लिए मिलेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट पर मिलेगी और हाफ पे लीव पर मिलेगी। नेक्स्ट, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जैसे कि हमने पीछे पढ़ा रूल 32 में, उनको एज इट इज सारी एडमिसिबल होगी। अब इस वीडियो का लास्ट रूल मैं बता रही हूँ, रूल नंबर 34, जो कि है पर्सन री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर रिटायरमेंट फिर से एम्प्लॉयमेंट करते हैं या फिर री एम्प्लॉय होते हैं वापस गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ही एज कंसल्टेंट्स या वट एवर, तो इन दैट केस एज अ न्यू एंट्रेंट उनको ट्रीट किया जाएगा एज इफ ही हैड एंटर्ड द गवर्नमेंट सर्विस ऑन द फर्स्ट टाइम, यानी कि लीव अकाउंट जो है वो फिर से शुरू होगा। ठीक है, अब ये चैप्टर 4 बाकी का आधा और बचा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।